नंद की शादी में अमीर वर्सेस गरीब बहू का पहनावा। अनिल के पापा, माता रानी की कृपा से हमारे दोनों बेटों की शादी तय हो गई है। दोनों ही बहुएं कितनी सुंदर है। बस यही फर्क है कि बड़ी बहू अमीर परिवार से है तो छोटी जरा गरीब परिवार की है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दोनों अच्छी निकलनी चाहिए। लता अपनी बेटी को आवाज देती है। रचना, जल्दी आओ बेटी। क्या हुआ माँ? तुम्हारे भाई अनिल और पवन की शादी का मुहूर्त दिवाली के बाद का निकला है। अब हमें तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। मैं अपने दोनों भाइयों की शादी के लिए खूब अच्छे अच्छे कपड़े खरीदूंगी। इकलौती बहन जो हूँ। हाँ हाँ, खूब कपड़े खरीदना। अभी तो चलो मेरा हाथ बटाओ। समय बीतता है और अनिल की शादी अमीर परिवार की लड़की मोना से और पवन की शादी गरीब परिवार की लड़की गौरी के साथ हो जाती है। दोनों बहुओं का घर में स्वागत होता है। मोना बड़े फूलों वाली डिजाइनर साड़ी और डीप नेक के स्लीवलेस ब्लाउज में अजीब दिखती है, जबकि गौरी बहुत सादे लेकिन सुंदर साड़ी ब्लाउज में भी आकर्षक लगती है। घर के अंदर आते ही मोना कहती है, मैं तो बहुत थक गई हूँ, मुझे अपना कमरा दिखा दो, मैं सोने जा रही हूँ। अभी थोड़ी देर यहीं रुको बहू, सभी बड़े लोग अभी यहीं बैठे हैं। आप लोग बैठिए ना उनके साथ, मुझे सोना है। लता समझ जाती है कि मोना मानेगी नहीं। वो रचना से उसे कमरे में छोड़कर आने के लिए कहती हैं। रचना, बड़ी भाभी को उनके कमरे में छोड़कर आओ, वो बहुत थक गई है, आराम कर लेगी। जी माँ। मोना किसी की परवाह किए बिना अपने कमरे में चली जाती है, जबकि गौरी सबके साथ वहीं बैठी होती है। लता की बहन राखी की बहू सुजाता गौरी से बातें करती हैं। तुम्हारी साड़ी बहुत सुंदर है और ब्लाउज की डिजाइन भी स्टाइलिश लेकिन सोबर है। किससे बनवाया है? ये मैंने ही स्टिच किया है। वाओ, बहुत सफाई से सिला है। शादी के हर फंक्शन में तुम्हारे कपड़े बहुत सुंदर थे। तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस से तो मैं काफी इम्प्रेस हो गई हूँ। तुमने सीखी है सिलाई? मेरे पिताजी दर्जी है, मैंने उन्हीं से सिलाई सीखी है। अब मेरा हाथ काफी अच्छा बैठ गया है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। अब मैं जब भी आऊंगी ब्लाउज पीस लेकर आऊंगी। तुम मेरा ब्लाउज भी बिल्कुल ऐसे ही सिलना। हाँ, बिल्कुल सील दूंगी। सुबह मोना लेट उठती है और नहा धोकर अपने कमरे से बाहर आती है। मोना, तुम्हारी ड्रेस कितनी टाइट है, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। अभी सब मेहमान हैं तो साड़ी पहन लो। माँ जी, ये डिजाइनर ड्रेस है। मेरी मम्मी ने अपने हाथों से मेरे लिए इसे डिजाइन किया है। लगता है आपको डिजाइनर ड्रेसेस के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। इतना कहकर मोना सबके साथ जाकर बैठ जाती है। सभी को उसकी ड्रेस अजीब लगती है। दीपा, ये मोना बहू ने कैसे कपड़े पहने? शादी का दूसरा ही दिन है और साड़ी की जगह ये तंग सी ड्रेस कितनी अजीब लग रही है। सही है, लेकिन जरा गौरी बहू को तो देखो, सादे से साड़ी ब्लाउज में कितनी सुंदर लग रही हैं। औरतों की बातें मोना भी सुन लेती हैं। इन पुराने जमाने की औरतों को आजकल के फैशनेबल डिजाइनर कपड़ों की क्या ही समझ होगी, इसलिए तो ऐसी गमारों जैसी बातें कर रही है। कुछ दिन बाद संक्रांति का त्योहार आता है। मोना, ये लो 5,000 रुपए और गौरी ये 1,000। तुम दोनों अपनी पसंद के कपड़े खरीद लो। शादी के बाद पहला त्योहार है ना तुम दोनों का। आपने हम दोनों को सोच समझकर पैसे दिए हैं माँ जी। गौरी के साधारण कपड़े तो 1,000 रुपए में आराम से आ जाएंगे, लेकिन मुझे तो और पैसे लगेंगे। मैं तो आज ही शॉपिंग करने जाऊंगी। ठीक है, लेकिन अपने साथ रचना को भी लेकर जाना, वो भी तुम्हारी तरह डिजाइनर कपड़े खरीदना सीख जाएगी। मोना रचना के साथ कपड़े खरीदने एक बुटीक में जाती है। देखो रचना, कितनी सुंदर ड्रेसेस हैं यहाँ पर। ये ड्रेस कितनी सुंदर है, मैं इसे पहनकर आती हूँ। ये तो आप पर बहुत सूट करेगी मैडम। सच में महंगे डिजाइनर कपड़े पहनने का अपना ही मजा है। मैं भी अब ऐसे कपड़े खरीदा करूंगी। मोना जो ड्रेस पहनकर आती है वो बहुत टाइट होती है और उस पर बिल्कुल भी सूट नहीं करती। बुटीक वाली की मीठी बातों में फंसकर वो कुछ ड्रेसेस खरीद लेती है। उधर घर पर, माँ जी, ये लीजिए 500 रुपए। ये किस बात के पैसे हैं बहू? माँ जी, ये आपके ही पैसे हैं। मैंने अपने लिए 500 रुपए में एक साड़ी खरीद ली, जिस पर डिजाइनर ब्लाउज सिलवा लूंगी। अपने पास मशीन होती तो मैं खुद ही सिल लेती, पैसे भी बच जाते। गौरी की समझदारी देखकर लता खुश तो होती है, लेकिन उसे जताती नहीं है। ठीक है, जाओ और खाने की तैयारी करो। एक बार ममता के यहाँ उसकी ननद रमा और उनकी बेटी साधना आती है। मामी जी, आपके पड़ोस में जो नई बहू है वो कितने सादे और सुंदर कपड़े पहनती है, कितना जचते हैं उस पर। हाँ, वो लता की छोटी बहू गौरी है।
उसकी बड़ी बहू भी है मोना। चलो आज मैं तुम्हें मिलाकर लाती हूँ। शाम को ममता रमा और साधना के साथ आती है। लता, ये मेरी ननद रमा और ये उनकी बेटी साधना है। तुमसे और तुम्हारी बहुओं से मिलना चाहती थी, सो ले आई हूँ। बड़ा अच्छा किया तुमने, इस बहाने तुम भी आई तो सही। मोना, गौरी बाहर आओ। आवाज सुनकर गौरी आती है और रमा और लता के पैर छूती है। उसने गुलाबी रंग की सूती साड़ी पहनी होती है। बड़ी प्यारी हो, तुमसे मिलने का बहुत मन था हमारा। ममता ने इतनी तारीफ जो की थी तुम्हारी। टाइट वन पीस में आती मोना गौरी की तारीफ सुन लेती है और नमस्ते किए बिना लता के साइड में जाकर बैठ जाती है। रमा और साधना भी उस पर ध्यान नहीं देती। गौरी भाभी, मैं तो आपकी फैन हो गई हूँ। मैं रोज आपको देखती हूँ। आपके कपड़े बिल्कुल भी महंगे नहीं होते हैं, लेकिन आपका ड्रेसिंग सेंस, कलर चॉइस और डिजाइन्स बहुत ही सुंदर और डिसेंट होता है। कहाँ से स्टिच करवाती है आप? ये सब तो मैंने और मेरी मम्मी ने सिले हैं। वाह भाभी, आप तो बहुत टैलेंटेड हो। गौरी की तारीफ सुनकर मोना जल बून जाती है। इस गवार में न जाने सबको क्या दिखता है कि इसकी तारीफ के पुल बांधते रहते हैं। मेरे बुटीक वाले मॉडर्न डिजाइनर कपड़ों के सामने इसके साढ़े सस्ते कपड़ों की कोई औकात नहीं है। फिर भी सब इसके कपड़े ही पसंद करते हैं। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मोना बेचैनी से कमरे में चक्कर काटते हुए सोचती है और फिर एक प्लान बनाती है। मैं ऐसा करती हूँ कि रचना को अपने साथ कर लेती हूँ और हम दोनों मिलकर गौरी का जीना मुश्किल कर देंगे। लालची रचना को अपने साथ मिलाने में मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। मोना रचना को बुलाती है। हाँ भाभी। आओ रचना, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए ये 2 डिजाइनर सूट लाए हैं। वाह भाभी, ये मेरे लिए है। हाँ, तुम्हारे लिए है। थैंक यू मेरी प्यारी भाभी। मैं तुम्हें खूब अच्छी अच्छी चीजें और बहुत सारे डिजाइनर कपड़े खरीद कर दूंगी। मम्मी के यहाँ जाऊंगी तब उनसे भी तुम्हारे लिए बहुत सारे ड्रेसेस बनवा कर लाऊंगी। लेकिन मुझे भी तुमसे एक फेवर चाहिए। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ भाभी? रचना, इस गौरी ने मेरी नाक में दम करके रखा है। अब देखो ना, मेरे ड्रेसेस कितने अच्छे, महंगे और डिजाइनर होते हैं, लेकिन सब बस उस छिपकली की तारीफ करते हैं। मेरी तरफ तो कोई देखता भी नहीं है। हाँ, ये तो है। मुझे भी समझ में नहीं आता कि उनके सादे से कपड़ों में ऐसा क्या खास है। हम दोनों मिलकर गौरी को इतना परेशान करेंगे कि वो खुद ही तंग आकर इस घर को छोड़कर चली जाएगी। क्या कहती हो? मोना भाभी की हाँ में हाँ मिलाने में ही भलाई है। इनके साथ रहूंगी तो मुझे हमेशा अच्छी अच्छी चीजें और डिजाइनर कपड़े मिलेंगे। गौरी भाभी से तो मुझे बस ठेंगा ही मिलेगा। रचना मोना से हाथ मिला लेती है। अब दोनों गौरी को परेशान करने के मौके ढूंढने लगते हैं। अगले ही दिन उन्हें मौका मिल जाता है। मोना, गौरी, कल सुबह हमें माता रानी के दर्शन करने जाना है। तुम लोग 5 बजे उठ जाना। जी माँ जी। गौरी सुबह जाने की तैयारी करती है। वो रचना से पूछती है, रचना दीदी, आपके पास एक्स्ट्रा अलार्म घड़ी हो तो मुझे दे दीजिए। हाँ, ये लीजिए। गौरी थैंक यू बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। रचना मोना के कमरे में जाती है। हमें गौरी भाभी को परेशान करने का अच्छा मौका मिला है। अच्छा, जल्दी बताओ। गौरी भाभी मुझसे अलार्म लेकर गई है। उनके सोते ही हम अलार्म बंद कर देंगे, जिससे वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाएगी। अच्छा आइडिया है। गौरी के सोते ही दोनों दबे पांव जाकर अलार्म बंद कर देती है और सुबह गौरी की नींद नहीं खुलती। 6 बज गए। सब तैयार होकर आ गए, लेकिन गौरी और पवन अभी तक आए नहीं। मैंने कहा भी था कि सुबह जल्दी निकलना है। रचना, जाकर देखो दोनों तैयार हुए या नहीं। रचना देखती है कि गौरी के कमरे का दरवाजा बंद है तो वो खुश होकर वापस आती है। भाभी के कमरे का दरवाजा तो बंद है। मैंने उन्हें आवाज भी दी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। लगता है सो रहे हैं दोनों। माँ जी, हम लोग तो निकलते हैं। उनके लिए रुके तो काफी देर हो जाएगी। अब तक तो हमें मंदिर पहुँच जाना चाहिए था। सही कह रही हो बहू, समय पर लौटना भी तो पड़ेगा। तुम्हारे बाबूजी को टाइम पर दवाई लेनी होती है। गौरी की नींद रोज के समय पर खुलती है। तब तक सब मंदिर से वापस लौटते हैं। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं उठ नहीं पाई। आपने तो अलार्म लगाया था ना भाभी? लगाया तो था, लेकिन बजा ही नहीं। ये कहो कि तुम इतनी गहरी नींद में थी कि तुम्हें अलार्म की आवाज ही नहीं आई। चलो छोड़ो, कृपा करके अगली बार ध्यान रखना। अभी तो तुम सबके लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो। जल्दी जाओ। गौरी मुंह नीचे करके चुपचाप रसोई घर में जाती है। पवन को अच्छा नहीं लगता। वो लता से कहता है,
माँ, आप हमेशा गौरी से ऐसे ही बात करती है। वो कोई अच्छा काम भी करती है तो कभी उसकी तारीफ नहीं करती। इतना कहकर पवन चला जाता है। मोना लता से कहती हैं, देखा माँ जी, भैया कैसे तरफदारी कर रहे थे और गलती होने के बावजूद उल्टा आपको ही दो बातें सुनाकर चले गए। ये आपके संस्कार तो नहीं है। जरूर गौरी ने ही आपके खिलाफ पट्टी पढ़ाई होगी भैया को। सही कह रही हो तुम। आग लगाकर मोना मन में खुश होती है। 2 दिन बाद मोना को गौरी को सताने का फिर से मौका मिलता है। गौरी, तुम्हारे बाबूजी का फोन आया था। वो अभी थोड़ी देर में घर आ रहे हैं। तुम जल्दी से खाना बना लो, उन्हें बहुत भूख लगी होगी। जी माँ जी, अभी बनाती हूँ। ये कहकर गौरी खाना बनाती है। मोना सारी बातें सुन लेती है और खुश होती है। अब आएगा मजा। मोना और रचना रसोई घर में जाती है और गौरी से कहती हैं, भाभी खाना बन गया? हाँ, बन गया। तुम जाओ और फ्रेश होकर आओ। थोड़ी देर पंखे की हवा खा लो। गौरी को मोना के प्यार से बोलने पर हैरानी होती है, फिर भी वो चली जाती है। मोना दाल और सब्जी के कटोरे नीचे गिरा देती है और वहाँ से निकल जाती है। गौरी बहू, तुम्हारे बाबूजी आ गए हैं, जल्दी से खाना लगा दो। गौरी भागकर किचन में जाती है और वहाँ पर दाल और सब्जी के कटोरे नीचे गिरे हुए देखती है तो डर से कांपने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? बाहर तो बाबूजी खाने का इंतजार कर रहे हैं। लता फिर से आवाज लगाती है तो गौरी के मुंह से आवाज नहीं निकलती। पता नहीं क्या कर रही है। कहा भी था कि उनको जोरों की भूख लगी है। मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा। लता किचन में आती है और वहाँ का हाल देखकर अपना सिर पीट लेती है। बहू, थोड़ी सी भी अकल नहीं है क्या तुम में? एक नंबर की निकम्मी हो तुम। कुछ नहीं आता है तुम्हें। तुम तो गवार हो, गवार। अब बाबूजी को जाकर तुम ही जवाब दोगी। उस दिन गौरी को सभी से बहुत डांट पड़ती है। वो रोती है तो पवन उसे समझाता है। कोई बात नहीं गौरी, ऐसा हो जाता है। तुम किसी भी बात को दिल पर मत लगाना। मुझे डांट पड़ी, इस बात का मुझे बुरा नहीं लग रहा है। बुरा इस बात का लग रहा है कि मेरी वजह से सबको परेशानी हो रही है। चलो अब जाने दो। मुझे भी इस बात पर हैरानी हो रही है कि तुम जैसी सगुन लड़की ऐसी गलतियां कैसे कर रही है। एक दिन रचना को देखने लड़के वाले आने वाले होते हैं। कल रचना को देखने लड़के वाले आने वाले हैं। गौरी, तुम अच्छा सा खाना बना लेना। एक बात का खास ध्यान रखना बेटी, वो लोग शुद्ध शाकाहारी है और कल तो गुरुवार भी है, उनके गुरुजी का खास दिन। पूरा खाना बिना प्याज लहसुन के ही बनाना। जी बाबूजी, मैं ध्यान रखूंगी। दूसरे दिन गौरी मेहमानों के लिए खाना तैयार करती है। मोना चुपके से रसोई में जाती है और पूरे खाने में लहसुन का पाउडर मिला देती है। मेहमान खाना खाने के लिए बैठते हैं। बहन जी, खाने में प्याज लहसुन तो नहीं है ना? गुरुवार को हम प्याज लहसुन खाना तो दूर, छूते भी नहीं है। बहन जी, मैंने खाने में प्याज लहसुन ना डालने की सख्त हिदायत दी थी। आप बेफिक्र होकर खाइए। लता की बात सुनकर लड़के वाले खाना खाने लगते हैं, लेकिन एक निवाला मुंह में डालते ही चंदा जोर से चिल्लाती है। बहन जी, ये कैसा भद्दा मजाक है? मैंने कितनी बार कहा था कि हमारे खाने में प्याज लहसुन नहीं पड़ना चाहिए, फिर भी आपने मिलाया। बहन जी, आपको गलतफहमी हुई है। इस खाने में प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं है। बहन जी, इसमें लहसुन का स्वाद आ रहा है। आप खुद चक्कर देख लीजिए। आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। हम आप जैसे झूठे लोगों के साथ अपने बेटे का रिश्ता नहीं करना चाहते हैं। चलते हैं। चलिए। उन लोगों के चले जाने के बाद लता खाना चखती है तो उसे भी लहसुन की महक आती है और वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। गौरी, इधर आओ। माँ जी, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं कसम खाती हूँ कि मैंने खाने में लहसुन नहीं डाला है। अब तक तुम्हारी हर गलती को मैंने नजरअंदाज किया है, लेकिन तुम्हारी इस गलती को मैं जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। तुमने जानबूझकर ये किया है। मेरी बेटी से जलती हो तुम। अब दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। माँ जी, मेरी बात तो। गौरी आगे कुछ कहती इसके पहले लता उसे एक जोर का थप्पड़ मारती है तो पवन दौड़ कर आता है। बस, बहुत हो गया माँ। अब गौरी के खिलाफ एक शब्द भी मैं नहीं सुनूंगा। मुझे यकीन है कि गौरी कभी भी ऐसी घिनौनी हरकत कर ही नहीं सकती हैं। आ गया अपनी बीबी की तरफदारी करने। तुम अभी के अभी इसे घर से निकालो। ये यहाँ नहीं रह सकती तो मैं भी नहीं रहूंगा।
हम अभी घर छोड़कर चले जाते हैं। फिलहाल हम घर के पीछे आउट हाउस में रहेंगे। दोनों आउट हाउस में रहने लगते हैं। गौरी, अब तक साथ रहते थे तो खर्च का पता नहीं चलता था, लेकिन अब पैसों की कमी महसूस हो रही है। मुझे सिलाई का काम आता है। सबको मेरे कपड़े भी बहुत पसंद आते हैं। आप अगर मुझे सिलाई मशीन लाकर देंगे तो मैं घर बैठे सिलाई का काम कर सकती हूँ। पवन गौरी को सिलाई मशीन लाकर देता है और उसका काम शुरू हो जाता है। धीरे धीरे उसके पास कई ऑर्डर आने लगते हैं और उसका काम चल पड़ता है। अब हम दोनों मिलकर घर चलाएंगे। कुछ दिन बाद रचना की शादी दूसरी जगह तय हो जाती है। मोना रचना की पूरी शॉपिंग कराती है। शादी के फंक्शन शुरू होते हैं। आज हल्दी की रस्म है, सब अच्छे से तैयार हो जाना। मोना और रचना मॉडर्न कपड़े पहनकर तैयार होती है। दोनों की ड्रेस महंगी होती है, लेकिन बिल्कुल सुंदर नहीं होती। ओपन स्लीव कट गाउन का कपड़ा पीछे से कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है। रचना की ड्रेस में तो सामने से भी कट होता है, जिसके कारण वो पूरे समय अनकंफर्टेबल महसूस करती है। वहाँ आई औरतें रचना और मोना के कपड़ों का मजाक उड़ाती है। दोनों ननद भाभी ने कितनी चीप ड्रेस पहनी है, साइड से कितनी गंदी लग रही हैं। फैशनेबल दिखने के चक्कर में कार्टून बन गई है दोनों। और वो देखो, गौरी कितनी सुंदर लग रही है। गौरी लॉन्ग स्कर्ट पर वर्क वाला ब्लाउज और हेवी दुपट्टा लेकर अच्छी तरह तैयार होकर आती हैं और बहुत सुंदर लगती है। माँ, मैंने मोना भाभी की पसंद के कपड़े खरीदकर गलती की है। अब वो अपनी हंसी तो उड़वा ही रही है, साथ ही मेरी भी हंसी उड़ रही है। गौरी भाभी सादे से कपड़ों को भी कितना अच्छे से कैरी करती हैं। चारों ओर बस उन्हीं की तारीफ हो रही है। मोना ने केवल कपड़ों पर लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिए, फिर भी सब कितनी बुराई कर रहे हैं। माँ, कल मेहंदी है। मैं सबसे सुंदर दिखना चाहती हूँ। आप ऐसा करो कि अपनी कोई पुरानी साड़ी गौरी भाभी को दो और कहो कि यही साड़ी पहननी है। गौरी बिना सवाल किए साड़ी रख लेती है। मेहंदी में वो उसी साड़ी को अच्छे से स्टाइल में पहनती है, जबकि मोना गौरी से अच्छी दिखने के चक्कर में शोख रंग की साड़ी और बेकलेस ब्लाउज पर हेवी मेकअप करती है और सुंदर दिखने के बजाय और भी बुरी दिखती है। रचना, तुम्हारी भाभीियों की ड्रेसिंग स्टाइल में कितना अंतर है। गौरी ने पुरानी साड़ी को भी इतना अच्छे से कैरी किया है कि पता ही नहीं चल रहा है कि ये पुरानी साड़ी है। रचना, तुम्हारे ये महंगे डिजाइनर कपड़े बहुत ही खराब है। आज तो तुम्हारी मेहंदी की रस्म है और तुमने अच्छी सी साड़ी के बजाय ये टाइट सा अनकंफर्टेबल गाउन पहना है। जरूर तुमने मोना के साथ जाकर शॉपिंग की होगी। तुम्हें गौरी के साथ जाना चाहिए था। उसके कपड़े देखो, डिसेंट और रीजनेबल होकर भी स्टाइलिश लग रहे हैं। शादी वाले दिन रचना लहंगा पहनकर अच्छे से तैयार होती है, लेकिन तभी वहाँ खेल रहे बच्चों में से एक के हाथों से लस्सी का ग्लास लहंगे पर गिर जाता है। हे भगवान, ये लहंगा तो खराब हो गया। अब क्या होगा? इतनी शॉर्ट टाइम में तो कुछ भी नहीं हो सकता। जब गौरी को इस बात का पता चलता है तो वो जल्दी से घर जाकर एक सुंदर सा लहंगा लेकर वापस आती है। उसने खुद भी बहुत सुंदर सा लहंगा पहना होता है। रचना, ये लहंगा मैंने तुम्हारे लिए ही सिला था, लेकिन तुम्हें देने में मुझे संकोच हो रहा था, इसलिए नहीं दिया। क्या तुम इसे पहनोगी? पता नहीं कैसा लगेगा। पहनना तो नहीं चाहती, लेकिन अब मजबूरी है तो पहनना ही पड़ेगा। रचना बेमन से लहंगा पहन लेती है, लेकिन जब तैयार होकर बाहर आती है तो सबकी नजरें उसी पर टिक जाती है। गौरी के लहंगे की भी खूब तारीफ होती है, लेकिन मोना के थुलथुले शरीर को और ज्यादा बेढब दिखाता उसका स्किन टाइट फिश कट लहंगा यहाँ भी मात खा जाता है। ये हुई ना बात। अब लग रही हो नई नवेली दुल्हन। इस सुंदर से लहंगे ने तो तुम्हारे रूप में 4 चांद लगा दिए। अब तुम्हारा असली रूप निखर कर आया है। ये लहंगा तो गजब ढा रहा है। सभी से अपनी तारीफ सुनकर रचना बहुत खुश होती है। विदाई के पहले वो अपनी भाभी से कहती हैं, भाभी, आपका बनाया हुआ लहंगा तो मेरे ससुराल वालों को बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। क्या आप मुझे विदाई के लिए भी ऐसा कुछ बनाकर दे सकती हैं? हाँ, मेरे पास एक बहुत सुंदर पीस रखा है। मैं जल्दी से तुम्हें सुंदर सा पार्टी गाउन बनाकर देती हूँ। गौरी रचना के लिए सुंदर सा पार्टी गाउन सिलती है और खुद भी अच्छा सा गाउन पहनती है। मोना बहुत ही फ्रील वाला बच्चों जैसा गाउन पहन लेती है। रचना और गौरी के कपड़ों की खूब तारीफ होती है, जबकि मोना की फिर से हंसी उड़ती है। रचना विदा होकर चली जाती है, लेकिन उसे बहुत रियलाइज होता है कि गौरी के साथ उसने इतना बुरा किया
लेकिन फिर भी एन मौके पर वही उसकी मददगार साबित हुई। रचना पग फेरों की रस्म के लिए मायके आती है और सबसे कहती हैं, मैं आप सबको एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। मैंने और मोना भाभी ने गौरी भाभी को बहुत परेशान किया है। बेचारों को बाहर रहना पड़ रहा है। और रचना हर एक बात लता को बताती हैं। सब सुनकर लता को बहुत बुरा लगता है। तुम दोनों के कारण मैंने गौरी और पवन के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। मैं अभी दोनों से माफी मांगकर उन्हें मना कर लाती हूँ। लता पवन और गौरी को मना कर लाती है। रचना और मोना, दोनों गौरी से माफी मांगो। मुझे भी माफ कर दो गौरी। मेरी नादानी और घमंड के कारण तुम्हें और पवन भैया को बहुत कष्ट झेलने पड़े हैं, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। अब हम सब साथ में प्यार से मिलजुल कर रहेंगे। मुझे भी माफ कर दो भाभी। आप लोग मुझसे माफी मत मांगिए। एक परिवार में तो ऐसी खट्टी मीठी बातें चलती रहती है। चलो भाई, अंत भला तो सब भला।